हेलो दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी 102 पार्ट 1 बाय अमृतांश। तो पिछले ज्योग्राफी सेशन में भी हम लोगों ने देखा था यूनिवर्स के बारे में। अब कुछ देखते हैं थ्योरीज अबाउट यूनिवर्स। तो इसमें दो तरह की थ्योरीज आती हैं, अर्ली थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरी। अर्ली थ्योरीज में चार आते हैं और मॉडर्न थ्योरी में भी चार आते हैं। तो अर्ली थ्योरी में जियोसेंट्रिक, हीलियोसेंट्रिक, हर्शल और एडविन पी हबल द्वारा दिया गए थ्योरीज। तो ये सारे अर्ली थ्योरीज में आते हैं। मॉडर्न थ्योरी में बिग बैंग थ्योरी आएगी, रेड शिफ्ट आएगी, स्टेडी स्टेट और पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। इस सब में क्या कि यूनिवर्स थ्योरी लगा सकते हैं, रेड शिफ्ट यूनिवर्स थ्योरी, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, बिग बैंग यूनिवर्स थ्योरी। शुरुआत करते हैं जियोसेंट्रिक से। तो ये 140 AD में दिया गया था, टोलेमी ने दिया था। अर्थ को बोला था सेंटर ऑफ यूनिवर्स। जियो है ना, जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ और सेंट्रिक का मतलब है सेंटर। इसका मतलब अर्थ सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ऐसी थ्योरी दी थी टोलेमी ने 140 AD में। फिर है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, हीलियो का मतलब होता है सन, सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर। ये 1543 AD में दी गई कॉपरनिकस साइंटिस्ट के द्वारा। इसके हिसाब से हीलियो मतलब सन और सेंट्रिक मतलब सेंटर, मतलब सन इज सेंटर ऑफ यूनिवर्स। इस थ्योरी के हिसाब से सन ही सेंटर ऑफ यूनिवर्स और सब कुछ सन के अराउंड चल रहा है। फिर हर्शल आते हैं, ये एक और साइंटिस्ट हैं 1805 में। 1805 इन्होंने टेलीस्कोप इन्वेंट किया और टेलीस्कोप से देखते हैं, बताते हैं सोलर सिस्टम जो है स्मॉल पार्ट ऑफ गैलेक्सी है। इसका मतलब सन यूनिवर्स के सेंटर पे नहीं है और हमारी गैलेक्सी बस एक छोटी सी पार्ट है पूरे यूनिवर्स का, और ये सोलर सिस्टम उस छोटे से गैलेक्सी का एक छोटा पार्ट है। और जो है एडविन पी हबल आते हैं उसके बाद 1925 में। यूनिवर्स का डायमीटर ये बताते हैं 2.5 बिलियन लाइट ईयर्स, 2.5 बिलियन लाइट ईयर्स। और इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं। मतलब वो कहते हैं सिर्फ हमारी ही गैलेक्सी नहीं, और भी गैलेक्सीज़ हैं। और इसका ये बस स्ट्रेंथन करते हैं हर्शल की बात को कि सोलर सिस्टम स्मॉल पार्ट ऑफ गैलेक्सी है। और एडविन पी हबल 1925 में बताते हैं कि इसके अराउंड जो है यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज भी होती हैं। अब मॉडर्न थ्योरी जो हम लोग देखे थे उसमें बिग बैंग और रेड शिफ्ट, स्टेडी स्टेट, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल ये पहली थ्योरी देखते हैं मॉडर्न थ्योरी के बारे में, बिग बैंग थ्योरी। हम लोग को मॉडर्न थ्योरी ही पढ़ना है, अर्ली थ्योरीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। तो मॉडर्न थ्योरी अब हम लोग देखेंगे बिग बैंग और एक्सपेंडिंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये दिए गए थे जॉर्ज लेमेटर करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया 1930 में। जियोग्राफर थे जॉर्ज लेमेटर, और इन्होंने 1930 में ये बिग बैंग थ्योरी दी है। ज़रा सा पेन चूज़ कर लूँ। एक मिनट, ज़रा सा पेन चूज़ करने। तो ये जो 1930 में दी गई है थ्योरी, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, अब तक की सबसे मानी जाने वाली थ्योरी दी है जॉर्ज लेमेटर ने। इन्होंने कहा कि बिगनिंग में सारा मैटर यूनिवर्स का जो था वो एक छोटे से प्लेस में था और छोटे से बॉल में था, जिसे सिंगुलैरिटी का नाम दिया, या प्राइमेवल एटम। तो ये जो सारा एटम था, मैटर और एनर्जी और स्पेस और टाइम, सब कुछ एक छोटे से टाइनी बॉल में था। उस बॉल का नाम सिंगुलैरिटी दी गई। वो इतना छोटा बॉल था कि उसकी वॉल्यूम बहुत कम थी, पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि सारा यूनिवर्स, सारा एनर्जी, मैटर उस छोटे से बॉल के अंदर है शुरुआत में। तो टेम्परेचर बहुत इनफाइनाइट टेम्परेचर, और डेंसिटी फिक्स्ड नहीं है, ये भी लगभग इनफाइनाइट, बहुत कंडेंस्ड, बहुत डेंस्ड, इनडेफिनिट डेंसिटी दी गई है। तो उतने छोटे बॉल में पूरा यूनिवर्स था। ये 15 बिलियन ईयर्स एगो उसमें एक्सप्लोजन हुआ उस छोटे से बॉल में, जिसे सिंगुलैरिटी कह रहे हैं, 15 बिलियन ईयर्स को। और वो यूनिवर्स की स्टार्टिंग पॉइंट थी। तो प्राइमेवल एटम में एक्सप्लोजन हुआ। जैसे ही कोई चीज़ फटता है, हम दिवाली में भी जो बॉम्ब क्रैकर्स डालते हैं, वो फटता है तो उसके अंदर की चीज़ चारों तरफ फैल जाती है। तो वो जो एक्सप्लोजन हुआ सिंगुलैरिटी में, उसमें उसकी वजह से पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया एटम, और उससे स्पेस और टाइम और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स स्टार्ट हुआ। स्पेस निकला, टाइम निकला, और मटेरियल, मैटर और एनर्जी निकली, और यूनिवर्स का एक्सपेंशन शुरू हुआ। कहा जाता है कि ये एक्सपेंशन आज भी चल रहा है, स्टिल कंटिन्यूज। वो जो बिग बैंग हुआ था उसके ब्लास्ट का जो इफेक्ट है वो आज भी है, और एक्सपेंशन आज भी चल रहा है। तो वो जो 15 बिलियन ईयर्स को जो एक्सप्लोजन हुआ था, वो तभी से बिग बैंग स्टार्ट हुई। बिग बैंग थ्योरी वही कहती है कि तभी से यूनिवर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, और एक्सपेंशन आज भी चल रहा है। मैटर का एक्सपेंशन जो है वो आज भी चल रहा है, जो मैटर है उसका एक्सपेंशन चल रहा है। अमाउंट ऑफ एनर्जी तो मे बी आप कहा जाता है एनिसोट्रॉपिक, जिसमें थोड़े से टेम्परेचर चेंजेस देखे जाते हैं, पर मैटर का एक्सपेंशन आज भी चल रहा है। तो गैलेक्सीज जो फॉर्म हुई
वो क्या हो रही हैं, एक्सपैंड कर रही हैं, साइज बड़ा हो रहा है और एक दूसरे से दूर भी जा रही हैं। जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं और एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, दूर जाने की स्पीड भी बढ़ रही है। जिस स्पीड से जा रही है उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है दूर जाने की स्पीड से। इसकी वजह से यूनिवर्स कूल हो रहा है। और आप ये समझें कि जैसे कोई तीन गैलेक्सीज़ हैं, फिर ये 4 गैलेक्सीज़ हो गई, फिर बढ़ के 5 या 6 गैलेक्सीज़ हो गई, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे से दूर जा रही है। नंबर ऑफ गैलेक्सीज भी बन रहे हैं और दूर भी जा रहे हैं। और इसी की वजह से टाइम ज़्यादा स्पेंड हो जाने की वजह से क्योंकि अब शेप बड़ा होते जा रहा है तो यूनिवर्स थोड़ा कूल होते जा रहा है, कूलिंग ऑफ यूनिवर्स चल रहा है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे CMBR में पढ़ते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, या उसके बाद आता है WMAP। हम लोग इन दोनों के बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये पहली लाइट के बारे में पढ़ना है, जो यूनिवर्स में पहली बार लाइट आई तो वो लाइट जो जली उसके हिसाब से है। और WMAP है विकिंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपिक प्रोब। मैंने एनिसोट्रॉपिक के बारे में आपको बताया, टेम्परेचर में छोटे चेंजेस को एनिसोट्रॉपिक कहते हैं, और उनको चेक करना। ये WMAP जो है ये एक सैटेलाइट है जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को रीड करता है, वो हम आगे भी देख लेंगे। तो ये दोनों थ्योरी मिलके प्रूव क्या करती है, बिग बैंग की एग्जिस्टेंस को। बिग बैंग हुआ था ये बात की प्रूव करती है। और इसके अलावा रेड शिफ्ट करके भी एक थ्योरी है जो ये प्रूव करती है कि बिग बैंग हुआ था। इन 3 चीज़ों के बेसिस पे CMBR, WMAP और रेड शिफ्ट के बेसिस पे हम कह सकते हैं बिग बैंग हुआ था। फिर LHC है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये एक साइंटिफिक इक्विपमेंट है जो बनाया गया था यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा न्यूक्लियर रिसर्च के लिए। न्यूक्लियस होता है ना एटम का या किसी सब्सटेंस का, या जो मॉलिक्यूल का सेंटर होता है, एटम का सेंटर जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, उनके बारे में रिसर्च करने को न्यूक्लियर रिसर्च करते हैं। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था न्यूक्लियर रिसर्च के लिए ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये फ्रेंच स्विस बॉर्डर के अराउंड, बहुत सारी कंट्री के अराउंड ज़मीन के नीचे एक बहुत बड़ा सर्कुलर सिस्टम है। इस सर्कुलर सिस्टम में एटम्स और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रिनोज को लड़ाते हैं, पूरा सर्कल में घुमाते हैं और एक दूसरे से टकरा देते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि कंडीशन बिफोर बिग बैंग, जो बिग बैंग से पहले क्या था ये कोई नहीं जानता। बिग बैंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग सारी नॉलेज, पर बिग बैंग से पहले की कंडीशन क्रिएट करने के लिए ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में करा के एक्सपेरिमेंट करते हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स के पहले शुरुआती क्षणों में क्या सिचुएशन रही होगी। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं CMBR होता क्या, जो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं CMBR क्या है। तो CMB कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या है, ये ओल्डेस्ट लाइट है जो यूनिवर्स में दी गई है, यूनिवर्स से निकली है, ओल्डेस्ट लाइट ऑफ यूनिवर्स। और ये कब हुआ था, बिग बैंग जैसे हुआ उसके 3,79,000 ईयर्स बाद ये लाइट, पहली लाइट बनी। 3,79,000 ईयर्स के बाद, बिग बैंग के बाद ये तुरंत एक लाइट बनी। और जब यूनिवर्स कूल हो गया, सफिशिएंटली कूल हुआ, तो फोटॉन्स जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो ट्रैवल कर सके फ्रीली स्पेस में, इसीलिए ये लाइट बाहर आ पाई। क्योंकि जब यूनिवर्स कूल हो गया तो फिर ये फोटॉन्स फ्रीली स्पेस में ट्रैवल किए और ये घटना 3,79,000 बिग बैंग के बाद ये लाइट निकली। इसी को CMB कहते हैं। ये क्या हेल्प करती है कि यूनिवर्स के बारे में एज, कंडीशन, ज्योमेट्री और इनिशियल सिचुएशन ऑफ बिग बैंग के बारे में हेल्प करती है। एज, यूनिवर्स की एज कैसी थी, कंडीशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, इनिशियल सिचुएशन बिग बैंग के, फिर माइन्यूट टेम्परेचर डिफरेंसेस जो होते हैं जिन्हें एनिसोट्रॉपी कहते हैं। हम ये बता चुके हैं कि एनिसोट्रॉपी का मतलब होता है माइन्यूट टेम्परेचर डिफरेंस, के बारे में स्टडी होता है इसमें। WMAP क्या है, ये एक सैटेलाइट है जो 2001 में रिलीज़ की गई थी। क्या करने के लिए, तो CMB को मैप करने के लिए, कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव को मैप करने के लिए ये WMAP सैटेलाइट करती है। ये बहुत हाई प्रिसीजन और एक्यूरेसी से ये मैप करती है। उसके बाद जो है रेड शिफ्ट थ्योरी क्या कहलाता है। रेड शिफ्ट थ्योरी क्या है कि इसके हिसाब से जो हमारा जो विज़न है, जो हम लोग आंखों से देखते हैं, जो उसमें जितनी सारी लाइट्स देख सकते हैं, उन लाइट्स को एक बैंड ऑफ कलर में डाला जा सकता है या बताया जा सकता है। उस बैंड ऑफ कलर को कहते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे विबग्योर के बारे में सुना होगा आपने। विबग्योर जो होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये जो है एक स्पेक्ट्रम है, वायलेट से लेकर रेड तक, इतनी दूर के ही कलर्स और इसका मिक्सचर ही हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कुछ अगर है वो हम लोग विजन से देख नहीं सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। विबग्योर कलर के स्पेक्ट्रम के अराउंड ही हम लोग देख सकते हैं। तो लाइट जो है फॉर्म्ड ऑफ बैंड ऑफ कलर्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम। वायलेट जो है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, और अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होगी।
तो शॉर्ट वेवलेंथ है लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हाई होगी। रेड जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी है, और ये लाइट जो है स्पेक्ट्रम के एंड राइट एंड पे है, और वायलेट लेफ्ट एंड पे है, वी लेफ्ट एंड पे है, आर राइट एंड पे है। फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत लो है रेड लाइट की, और वायलेट की बहुत ज़्यादा है। वायलेट की बहुत ज़्यादा है, रेड लाइट की बहुत फ्रीक्वेंसी कम है। वायलेट की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, रेड की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। तो ये जो है वायलेट लेफ्ट एंड पे है, रेड राइट एंड पे है। अब कोई स्टार जो है अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर को, आप कहीं खड़े हैं और आपकी तरफ स्टार बढ़ रहा है, तो लाइट जो है वो ब्लू एंड की तरफ शिफ्ट होगी। विबग्योर में वी जहाँ है वायलेट, इसके तरफ लाइट शिफ्ट होगी। उस स्टार की जो भी लाइट है वो हल्की ब्लू दिखने लगेगी, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी। और जो है विबग्योर यहाँ लिख देता हूँ, तो लाइट जो है ब्लू एंड की तरफ शिफ्ट होगी। अगर स्टार ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, आपके नज़दीक आ रहा है, तो वायलेट की तरफ शिफ्ट होगी। और अगर स्टार दूर जा रहा है तो समझ लीजिए रेड एंड की तरफ शिफ्ट होगी, राइट साइड से दूर जा रहा है। तो स्टार जो है रिसीड्स अवे कर रहा है, तो राइट एंड की तरफ रेड कलर होगा उसका, उसकी जो लाइट आ रही है वो रेड दिखने लगेगी। तो रेड कलर का मतलब स्टार दूर जा रहा है हमसे, वायलेट का मतलब ब्लू का मतलब हमारी तरफ आ रहा है स्टार। तो ये है, इसे कहते हैं डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर शिफ्ट भी कहते हैं। तो इसको डॉपलर नाम के आदमी ने बताया था, इसलिए इसका नाम पड़ा डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर शिफ्ट। अब क्या करता है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये हमें समझाता है कि हम लोग जान सकते हैं कि गैलेक्सी जो है एक दूसरे से दूर जा रही है, और ये यूनिवर्स जो है कंप्लीट स्टेट में है, रैपिड एंड एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन के फॉर्म में। ये क्या बताता है कि गैलेक्सीज जो हैं इस यूनिवर्स में, जितनी सारी गैलेक्सीज हैं वो सब एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सारी गैलेक्सीज जो हैं एक दूसरे से दूर जा रही है, और ये बहुत रैपिड स्टेट में एक्सपैंड हो रहा है और एक दूसरे से दूर जा रही है। और दूर जाने की जो स्पीड, बढ़ने की जो स्पीड है वो भी एक्सपेंड गई। जैसे मान लें 10 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं कि ये स्पीड थी गैलेक्सी की दूर जाने की, फिर 1 घंटे में बन गई 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बढ़ गई। फिर अगले 15 मिनट में ही स्पीड बढ़ गई, 1 घंटे में 20 किलोमीटर बढ़ी, पर 15 मिनट में बढ़ गई 40 किलोमीटर पर आवर। फिर 10 मिनट के अंदर ही बढ़ गई 100 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब पहले 1 घंटे लगे थे डबल होने में, फिर 15 मिनट लगा डबल होने में, फिर डायरेक्टली 3 गुना बढ़ गई, 2.5 गुना बढ़ गई 10 मिनट के अंदर ही। तो इसे कहते हैं कि एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन। एक्सेलरेटेड के फॉर्म किसी भी चीज़ की स्पीड जो बढ़ रही है उसके बढ़ने की भी स्पीड बढ़ जाए तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं, एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन कहते हैं। इस ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं, रेड शिफ्ट। इस रेड लाइट और ब्लू लाइट की तरफ खिसकने की स्टार की जो लाइट है उसे रेड शिफ्ट कहते हैं। शिफ्ट होती है रेड की तरफ या ब्लू की तरफ, उसे रेड शिफ्ट कहते हैं। और क्योंकि रेड शिफ्ट की तरफ जा रही है या ब्लू की तरफ जा रही है तो उसे वो कहते हैं। अब जो है स्टेडी स्टेट थ्योरी पढ़ेंगे, ये हमारी तीसरी थ्योरी, थर्ड थ्योरी जो है स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें 3 साइंटिस्ट थे, बॉन्डी, गोल्ड और फ्रेड होयल। ये तीनों ने मिलकर ये थ्योरी दी है, डेवलप्ड दिस थ्योरी। इसके हिसाब से नंबर ऑफ गैलेक्सीज जो हैं वो कांस्टेंट है यूनिवर्स में। मान लें 800 बिलियन गैलेक्सीज हैं, मान लेते हैं, तो ये यूनिवर्स में कांस्टेंट है, ये नंबर फिक्स्ड है। और हम जितने भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जितने भी यूनिवर्स को हम लोग देख पाते हैं, अगर उस एरिया, उस बाउंड्री से, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसकी बाउंड्री से अगर कोई यूनिवर्स बाहर जाती है, कोई गैलेक्सी बाहर निकल जाती है तो उसकी जगह पे न्यू गैलेक्सी आ जाती है। तो इस नंबर ऑफ गैलेक्सीज इज कांस्टेंट इन द यूनिवर्स एंड न्यू गैलेक्सीज आर कंटिन्यूअसली बीइंग जनरेटेड out of empty space which fills the gap caused by these galaxies. Those galaxies drifted outside of boundary of observable universe. तो जो भी गैलेक्सीज है जो आउटसाइड बाउंड्री के बाहर ड्रिफ्ट कर गई, निकल गई, ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स के बाहर निकल गई, उससे जो जगह खाली हुआ उस जगह में न्यू गैलेक्सी अपने आप ही स्पेस से बन जाती है। न्यू गैलेक्सीज आर कंटिन्यूअसली बीइंग जनरेटेड आउट ऑफ एम्प्टी स्पेस विच फिल्स अप द गैप्स। जो यूनिवर्स में गैप बना गैलेक्सी के बाहर जाने से, उस जगह पे नई गैलेक्सी अपने आप फॉर्म कर दी। इसलिए ओवरऑल साइज और मास यूनिवर्स का कांस्टेंट है, क्योंकि जितनी गैलेक्सी गायब हुई उसकी जगह पे नई गैलेक्सी बन गई, तो नंबर ऑफ गैलेक्सी कांस्टेंट है, तो मास साइज कांस्टेंट है। इसी को कहते हैं स्टेडी स्टेट इज नॉट डिस्टर्ब्ड। जो स्टेडी स्टेट है, जो कांस्टेंट स्टेट है यूनिवर्स का, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। कितनी भी गैलेक्सीज खत्म हो जाए नई गैलेक्सीज आ जाएंगी, तो इसलिए जो है वो फिक्स्ड है। नंबर ऑफ गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में फिक्स्ड, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। चौथी हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, पल्सेटिंग थ्योरी। पल्सेटिंग थ्योरी क्या कहती है, यूनिवर्स इज सपोज टू बी एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग अल्टरनेटिवली। यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंशन करता है फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसका मतलब जो है
कि ये यूनिवर्स में बहुत सारी बिग बैंग हो चुकी है। अभी यूनिवर्स एक्सपेंशन में ही है, जब से हम लोग देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एट प्रेजेंट ये एक्सपैंड कर रहा है यूनिवर्स। तो उसके बाद क्या कहलाता है कि अभी एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन आफ्टर सम सर्टेन टाइम एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स रुक जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स में बी स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाएगी और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। बढ़ गया था पूरा बड़ा, फिर रुक गया, फिर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जब आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन होगा या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तब फिर सिंगुलैरिटी डेवलप होगा एक एटम, और फिर उसमें फिर एक्सप्लोजन होगा, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर एक्सपैंड कर जाएगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर श्रिंक करेगा, और फिर सिंगुलैरिटी बनेगी, और फिर बिग बैंग होगा या ब्लास्ट होगा, उससे एक्सपेंशन होगा, एक्सप्लोजन होगा। तो वो है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। यही हम लोग आज पढ़ेंगे। थैंक यू।